साल प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव 17 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसे लेकर अयोध्या में अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई और इन तैयारियों के तहत रामनवमी पर अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए कई काम किए जा रहे हैं, ताकि भक्तों को अपने भगवान के दर्शन में कोई असुविधा न हो। खुद राम मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय का अनुमान है कि 25 से 30 लाख लोग रामनवमी पर अयोध्या पहुंच सकते हैं। लिहाजा ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। रामलला तक जाने वाला मार्ग राम भक्तों से पटा पड़ा है। जैसे जैसे रामनवमी की तारीख नजदीक आ रही है, राम भक्तों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आस्था के इस सैलाब को देखते हुए ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल रामनवमी के मौके पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं, जिनके आने जाने, खाने पीने, ठहरने, दर्शन और सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि 17 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है और यह वह समय होता है जब राम भक्तों के लिए अपने आराध्य की आराधना का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। और इस बार तो रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, तो इस बार राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन दोनों उसी तरह की तैयारी कर रहा है जैसे रामलला जब मंदिर में विराजमान होने वाले थे तो एक पखवाड़े पहले तैयारी शुरू हो गई थी, उसी तरह इस बार भी तैयारी शुरू हो गई है। और ये जो आप इस तरह सड़क किनारे पंडाल देख रहे हैं, ये इसमें 28 तारीख से ही सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और ये कार्यक्रम राम जन्म के बाद तक चलते रहेंगे। चैत्र की नवमी को भगवान राम का जन्म दिवस मनाया जाएगा, जो कि इस साल 17 अप्रैल को है। और खास बात यह है कि मंदिर में विराजने के बाद ये पहला जन्मोत्सव होगा, जिसे भव्य बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत 16, 17 और 18 अप्रैल को रामलला का दरबार 24 घंटों भक्तों के लिए खुला रहेगा, यानी रामलला का पट सिर्फ श्रृंगार और आरती के लिए ही बंद होगा और बाकी 24 घंटे लगातार रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। चिलचिलाती गर्मी से राम भक्तों को बचाने के लिए फर्श पर जूट की मैट बिछाई जाएगी, ताकि भक्तों के पैर न जले। और पूरे जन्मभूमि पथ पर गर्मी और धूप से बचाने के लिए एक शेड बनाने का काम चल रहा है। वहीं श्रद्धालुओं को सामान रखने के लिए भी करीब 15,000 लॉकर सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। पीने के पानी का इंतजाम भी जगह जगह होगा। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन, आरती, प्रसाद के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर सामान की जांच के लिए स्कैनर्स की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे सुविधाओं में विकास हो रहा है। जगह जगह बेंच, पानी की व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। गर्मी होगी तो ऊपर से छाया और पैरों को भी गर्मी ना लगे, पैर ना जले। 25 से 30 लाख तक लोग आ सकते हैं। अब 5 साल के बालक को कितना जगाना है, सोचना है भाई। अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उसके लिए आग्रह कर लिया गया है। हमारा ये फर्स्ट फेज का चुनाव नज़दीक रहेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बल मांगा है, जो हमें उपलब्ध कराया गया है। सारे इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और विभिन्न प्रकार के होल्ड एरियाज भी तैयार किए गए हैं। उस समय आग्रह किया जाएगा कि मंदिर का जो समय सीमा है वो भी बढ़ जाए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को हमारे रामलला जी के दर्शन हो सके। राम मंदिर लोकार्पण के बाद पहली बार होने वाली रामनवमी पर्व में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। लिहाजा इस अनुमान को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है, ताकि लोगों को सुलभ दर्शन कराया जाए और एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो। देखिए, खास तो होगा, ये काफी खास होगा, क्योंकि 500 वर्ष बाद ये इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए और चाहता भी हूँ कि बहुत सारे लोग आए। इस बार तो भगवान साक्षात आ गए, तो खास तो होनी है। जो चीज साक्षात आई है तो वो तो अपने आप में ही खास हो जाएगी। बाकी राम का तो नाम ही इतना अमर है कि बस वो क्या
शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत ही खास है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तेरी चौखट पे चलकर के चारों धाम आए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की इस पूरी कवायद के पीछे मकसद यही है कि राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए और देश दुनिया से आने वाले भक्त जन्मोत्सव की इस भव्यता का आनंद उठा सके। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं, जिसका मिजाज बदलने वाला है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक अगले कुछ दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को दिन में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। यानी कि एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मार्च का यह महीना फिलहाल गर्मी से राहत देगा। मार्च का महीना खत्म होने को है और मौसम का मिजाज फिर से बदलने को है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान में इसी बदलाव के संकेत दिए गए हैं, क्योंकि फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके असर से दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हरियाणा में अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना है। अगर मौसम विभाग की माने तो मार्च के अंत वाले दिनों में लोगों को अपने गर्मियों के कपड़ों के साथ साथ छाते और अपने रेन कोट भी बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मार्च के जो अंतिम दिन हैं 28, 29, 30 और 31 मार्च को दिल्ली में बारिश पड़ने की संभावना है, जिसके बाद देखा जाएगा कि दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को और गाजियाबाद और गुरुग्राम वालों को गर्म मौसम से निजात मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के मौसम में ये बदलाव दिखने भी लगा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मौसम में ये बदलाव सिर्फ मैदानी राज्यों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। जैसा देख रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, ये काफी डीप पश्चिम विक्षोभ है। धीरे धीरे जैसा ये पास आएगा तो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सभी क्षेत्र में 28, 29, 30 इस दौरान हमारा स्पेशली 29 को थंडरस्टॉर्म्स होने की पॉसिबिलिटी है और स्पेशली सेंट्रल इंडिया में 30 के आसपास काफी इंटेंस थंडरस्टॉर्म्स होने की संभावना दिख रही है। ये थंडरस्टॉर्म्स होने के कारण से हमारा और पहाड़ों में थोड़ा भारी वर्षा का भी पॉसिबिलिटी है। अमूमन होली के बाद मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मार्च के महीने में तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को दिन में गर्मी का एहसास कम होगा। अभी अगर हीट वेव का स्थिति देखते हैं, क्योंकि WD आ रहा है तो टेम्परेचर खास बढ़ने का चांस नहीं है। इस क्लाउड कवर जो है वो सनलाइट रोक देगी और मैक्सिमम टेम्परेचर में खास बढ़ने का संभावना नहीं दिख रहा है। हालांकि शनिवार के बाद से एक बार फिर से पारा बढ़ेगा और लोगों को गर्मी का एहसास होगा। दिल्ली से अनमोल बाली और अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटने की संभावना की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर विचार कर सकती है। एक कश्मीरी चैनल को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने ये संकेत दिए हैं। अमित शाह के मुताबिक राज्य में चुनाव के बाद सरकार जम्मू कश्मीर से सेना के जवानों को वापस बुलाने पर विचार कर सकती है और इसके लिए सरकार की तरफ से प्लान तैयार है। सब ठीक रहा तो फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरी तरह से वहां की पुलिस को सौंप दी जाएगी। दशकों तक जम्मू कश्मीर में भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी वजह से एफस्पा के तहत जम्मू कश्मीर में सेना को मिले विशेष अधिकार को हटाने की मांग होती रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर से एफस्पा हटाने की संभावनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का बयान बेहद अहम है।
निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, फोर्थ फ्रंट पर वो ही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है, इनिशिएट हो चुका है आज। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्थ फ्रंट पर है। पहले सीआरपीएफ और सेना होते थे, अब जम्मू कश्मीर पुलिस है। हम जरूर विचार करेंगे इस पर। नॉर्मल स्थिति हो ही रही है और बहुत स्पीडीली इस पर विचार किया जाएगा। नजदीक के भविष्य में विचार किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में हालात बदले हैं। बड़े स्तर पर अब शांति देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलाव आया है और सबसे ज्यादा मार आतंकवाद के आकाओं पर पड़ी है, जिन्होंने अनुच्छेद 370 की आड़ में बीते 3 दशक तक जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आंच में झुलसाया था। हालांकि अगस्त 2019 के बाद से सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के सख्त रवैये की वजह से आतंकी और उनके आकाओं की संख्या लगातार घटी है। पत्थरबाजी की घटनाएं तो करीब करीब खत्म हो चुकी हैं और इन्हीं बदलावों के आधार बनाकर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों को कम करने या फिर पूरी तरह से वापस बुलाने की योजना पर भी विचार कर रही है। जबकि अब तक केंद्र सरकारें जम्मू कश्मीर के हालात का हवाला देते हुए एफस्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को बरकरार रखने के पक्ष में दिखती थी, जो 11 सितंबर 1958 को अस्तित्व में आया था। तब उग्रवाद और आतंकवाद को कुचलने के लिए संसद से एफस्पा को पारित करवाया गया था, जिसके तहत सेना को विशेष अधिकार मिल जाते हैं और इस कानून को उन इलाकों में लागू किया जाता है जहां पर उग्रवाद या आतंकवाद चरम पर है। उग्रवादी या फिर आतंकवाद प्रभावित इलाकों में सेना को उतारना सरकार की मजबूरी बन जाती है। इस कानून को लागू करने से पहले सरकार उन इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित करती है और फिर वहां हालात पर काबू पाने के लिए उतरी सेना को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इस कानून के लागू होने के बाद सेना किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। विशेषाधिकार कानून के तहत सेना को बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी लेने का अधिकार हो जाता है। इस दौरान जरूरत पड़ने पर सेना जरूरी बल का इस्तेमाल भी कर सकती है। अगर सेना के अधिकारियों या फिर जवानों को लगता है कि विद्रोही या फिर उपद्रवी किसी घर या फिर दूसरी किसी भी तरह की इमारत में छिपे हुए हैं या फिर वहां पर हमले की आशंका है, तो सेना उसे तबाह करने की पूरी आजादी रखती है और इस दौरान सेना के जवान और अधिकारी संदेह के आधार पर किसी को गोली मार सकते हैं। इसके अलावा सेना किसी भी वाहन को रोककर उसकी तलाशी ले सकती है। एफस्पा के तहत ऐसी किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर सैनिकों के खिलाफ न मुकदमा चलाया जा सकता और न ही किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और यही वजह है कि इस एक्ट के दुरुपयोग के आरोप भी लग चुके हैं। कई बार इस कानून को मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों से भी जोड़ा गया है। इस दौरान इस कानून की तुलना ब्रिटिश हुकूमत के समय लागू रॉलेट एक्ट से भी की गई है। उसमें भी किसी को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और यही वजह है कि इस कानून के हटने की मांग भी लगातार उठती रही है, जिसके बाद मोदी सरकार ने करीब 2 साल पहले असम, नागालैंड, मणिपुर में एफस्पा का दायरा कम किया। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून जम्मू कश्मीर के अलावा और भी कई राज्यों तक सीमित इलाकों में मौजूद है। 2 साल पहले 23 जिले और एक सब डिवीजन से हटने के बाद असम के 9 जिलों और एक सब डिवीजन में एफस्पा अब भी लागू है। नागालैंड में 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से हटने वाला कानून अब 8 जिलों में मौजूद है। मणिपुर की बात करें, 6 जिलों के बाद अब 15 थानों से हटने वाला एफस्पा कानून राज्य के 10 जिलों में अब भी लागू है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगनिंग जिले में ये लागू है। इसके अलावा मेघालय में भी असम से लगती सीमा पर यह कानून लागू है। कभी उग्रवाद से ग्रस्त पंजाब और चंडीगढ़ भी इसके दायरे में हुआ करते थे, लेकिन साल 1997 में इस कानून को वहां खत्म कर दिया गया था।
साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल बाद जम्मू कश्मीर से भी एफ्स्पा हटने की उम्मीद जगी है। अगर ऐसा होता है तो फिर जम्मू कश्मीर से सेना के विशेष अधिकार समाप्त हो जाएंगे, सुरक्षा बल किसी को भी बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे और चेतावनी देने के बाद भी बल प्रयोग और गोली चलाने की खुली छूट नहीं होगी। बिना वारंट किसी के भी घर या फिर परिसर की तलाशी लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा वाहनों को रोककर उनकी तलाशी की भी आजादी नहीं होगी। केंद्र सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आतंकवाद में 80% कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। बंद, प्रदर्शन, हड़तालों की आड़ में होने वाली अराजक घटनाएं भी बेहद कम हुई हैं। इनसे जुड़े आंकड़ों को देखने के बाद ही सरकार एफ्स्पा को हटाकर धीरे धीरे सेना की तैनाती कम करने का प्लान बना रही है। करीब 20 साल तक सेना केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त अभियान चलाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भू आतंकी गतिविधियों से निपटने में निपुण हो चुकी है और यही वजह है कि उसकी गिनती देश की सबसे बेहतरीन पुलिस में होने लगी है, जिसने न सिर्फ आतंकवाद पर नकेल कसी बल्कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कमर तोड़ने में भी सफलताएं हासिल की हैं। ऐसे में एफ्स्पा को हटाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का इशारा जम्मू कश्मीर पुलिस का हौसला बढ़ाने वाला है, जो कि जम्मू कश्मीर के हालात को अपने बलबूते संभाल रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में 70% क्षेत्रों में एफ्स्पा हट चुका है। सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद केंद्र सरकार एफ्स्पा को हटाने के लिए कदम उठा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात डेंटल हेल्थ की कर लेते हैं। अपनी सेहत को ट्रैक करने के लिए आप स्मार्ट वॉच पहनते होंगे, फोन या फिर कई तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल करते होंगे, कई ऐप्स आप इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अपनी डेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है? दांतों का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। एम्स ने डेंटल हेल्थ के मद्देनजर एक ऐसा ही ऐप बनाया है जिसका नाम हेल्दी स्माइल है। करीब 2 साल पहले इस ऐप की शुरुआत की गई थी और इसे लाने का मकसद था लोगों को डेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक करना। एम्स ने अब इस ऐप को अपडेट किया है जिसके जरिए आप अपने बच्चों के ओरल हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही ओरल हेल्थ से संबंधित कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मुस्कान अच्छी रहे और आपकी डेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, इसको लेकर एम्स एक ऐप लेकर आया था जिसका नाम है हेल्दी स्माइल, यानी जब आप हंसे तो आपकी जो स्माइल है वो बहुत स्वस्थ रहे। अब इस ऐप को और अपग्रेड किया गया है। इस ऐप में एक ऐसा कैलेंडर लाया गया है कि आपने दिन में 2 बार ब्रश किया है या नहीं, आपके बच्चे ने दिन में 2 बार ब्रश किया है या नहीं, आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं और इसका जो डेटा है एम्स तक पहुंचेगा। कैसे काम करेगा हम समझेंगे डॉक्टर कल्पना बंसल से, क्योंकि इनका ही ऐप है और इनकी लंबी मेहनत है। मैम, एक ऐसा ऐप जो आपको ये बता देगा कि मेरे बच्चे ने दिन में 2 बार ब्रश किया या नहीं, क्या है इसका मकसद और कैसे काम करता है? इस ऐप का मकसद है लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना दैट डेंटल हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सिंपल मेजर्स होते हैं, बट थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। उनको टाइम पे ट्रीटमेंट ना लेने से भी प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ती चली जाती हैं। सो बेसिकली ये जो ऐप है इसमें सिंपल मेजर्स हैं, थोड़े से पॉइंट्स वाइज बताया हुआ है, एज स्पेसिफिक हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ टाइमर है, एक FAQs हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ मैं पेरेंट्स में कि बच्चों की हेल्थ को मेंटेन किस एज से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आप अपनी डेंटल हेल्थ को भी रिकॉर्ड कर पाए, शायद ये अपने आप में खास और एक अनोखा ऐप होगा, या मुझे लगता है भारत में ये अभी नया प्रयास है, विदेशों में बेशक से होता है। यहाँ पे हाँ ऐसे जो छोटे बच्चों के दांत के कीड़े के लगने के लिए जो प्रिवेंशन की ऐप है, एजुकेशनल ऐप है, ये अपने आप में ये कह सकते हो कि ये शुरुआती ही है। ऐसी कोई ज्यादा ऐप्स है नहीं इंडिया में। और दूसरी जो बड़ी खास बात इसकी है कि ये 2 लैंग्वेजेस में है। इसमें ओरिजिनल वीडियोस हैं और टाइमर है, जो कि होती हैं मे बी अब्रॉड की ऐप्स में होंगी, बट इतनी ज्यादा कॉमन भी नहीं है। और ब्रशिंग कैलेंडर तो आई डोंट थिंक सो किसी और में होगा। और छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको ये बड़ी दिक्कत है कि छोटा बच्चा खुद से ब्रश नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उनके पेरेंट्स को ज्यादातर
समझना है कि उनको कैसे ब्रश करवाया जाए। तो मैंने अब 3 साल से कम का सेलेक्ट किया है और ब्रश करने की बातें हैं तो सारी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कैसे उनके 3 साल से छोटे बच्चे को कि जिनके टीथ भी नहीं निकले होते कैसे साफ करना है। पिक्टोरियल साथ में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी है और टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये मैंने हिंदी वर्जन खोला हुआ है और ऐसे ही 5 पॉइंट्स हैं कि कैसे क्या क्या फॉलो करना है कि कब शुरू कर देना होता है। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है। कभी ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनना है, ये अभी इसका वो है। और उसके अलावा इसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं, FAQs हैं जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि कैविटीज होती क्या हैं, हो कैसे जाती हैं, बच्चों में क्यों ज्यादा होती हैं, और परमानेंट टीथ जो कि पक्के टीथ जिनको कहते हैं वो कब निकलते हैं बच्चों में। कैविटीज शुरुआत में कैसे दिखती हैं, बढ़ने पे कैसे दिखती हैं, ऐसे कितनी बार ब्रश करना चाहिए, ये FAQs में भी दिया हुआ है। दांतों को हमारी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा कहा जाता है। अब चाहे उम्र कोई भी हो, दांत अगर हैं आपके साथ तो आपकी स्माइल तो खूबसूरत रहती है, साथ ही आप अच्छे भी दिखते हैं, आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं और आपकी पर्सनालिटी ज्यादा निखर के आती है। वीडियो जर्नलिस्ट कुंज बिहारी के साथ नीतू झा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।